हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो हमने कैलिन चक्कर देख लिया था और यानी कि C3 चक्कर के बारे में हमने पढ़ लिया था। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? टॉपिक चल रहा था हमारा पुष्टिपादकों में या प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक चल रहा था ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको करते हैं कवर। ये छोटा कहाँ से होगा, ये बड़ा हो गया। ये मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया इसको। एक मुझे इतना ज़्यादा चलाना नहीं आता ये, तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंच सोगड़ा ऋतु आए फल होए। चलिए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। प्रयास रहेगा आज इस चैप्टर को पूरा करने का। मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं आज इस चैप्टर को पूरा करूं। और कलर चेंज करते हैं आज, बहुत ही खूबसूरत सा कलर ये वाला। चलिए फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं। ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। एटीपी का उपयोग कहाँ पे होता है ये भी देख लिया, और ये भी देख लिया CO2 वाला। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये डायग्राम पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे C4 पथ या C4 चक्र। चलिए C4 पथ, जैसा कि पहले बताया कि पौधे जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, शुष्क यानी कि शुष्क इलाकों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनमें C4 पथ होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि C पथ और कौन से पादपों में होता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों में। इन पौधों में CO2 का यौगिकीकरण का पहला उत्पाद C4 ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। कल मैंने बताया था आपको कि C4 में पहला उत्पाद क्या बनता है? ऑक्सैलेटो अम्ल, जो फिर भी इनके मुख्य जैव संश्लेषण C3 पथ में अथवा कैलिन चक्रीय होता है। तब फिर से 3 पौधों से किस प्रकार से भिन्न है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो ये कह रहा है कि C3 है और C4 है, वो दोनों किस प्रकार से अलग है। काफी गर्मी बढ़ रही है, ऊपर से C4 पौधे विशिष्ट होते हैं। क्यों? इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है, ये उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। पहली बात, शुष्क उष्णकटिबंधीय यानी कि पानी की कमी, गर्मी बहुत ज्यादा, तो इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है कि ये उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब ज्यादा ताप को सहन कर रहे हैं तो उच्च तीव्रता वाले प्रकाश के प्रति भी क्या होते हैं? ये अनुक्रिया करते हैं, यानी कि ज्यादा ताप वाले प्रकाश के प्रति भी ये क्या करते हैं? प्रक्रिया या अनुक्रिया अपनी देते हैं। ये आपको बातें छोटी छोटी है जो ध्यान रखिए। उनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती, उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रकाश श्वसन क्रिया नहीं होती और जैव भार क्या होता है? अधिक उत्पन्न होता है। आइए इसे एक एक करके समझें। और C3 और C4 पौधों की पत्तियों की खड़ी काट का अध्ययन करते हैं। खड़ी काट का मतलब होता है LS या अनुदैर्ध्य, LS या अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको खड़ी काट का मतलब होता है इस तरह से और TS का मतलब होता है इस तरह से। क्या आपने इन दोनों में कोई अंतर देखा है? दोनों एक प्रकार के पूर्ण मध्यतक होते हैं। क्या इनमें संवहनी पुच्छापात के आसपास एक प्रकार की कोशिकाएं होती है? C4 पथ पौधों को संवहन मंडलों के चारों ओर बृहद कोशिकाएं, मूलाछाद या बंडल छेद कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या रहे हैं? संवहन मंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम का संयुक्त रूप। जाइलम और फ्लोएम का संयुक्त रूप जो होता है उसे ही संवहन मंडल कहा जाता है। तो इसके चारों ओर बृहद कोशिकाएं, मूलाछाद या बंडल छोड़ कोशिकाएं कहलाती हैं। और पत्तियां जिनमें ऐसी शरीर होती है उन्हें क्रंजी शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। तो जिनमें ये कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्रंजी शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। क्रेंज का अर्थ है छल्ला या घेरा, यानी कि ये कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक घेरे नुमा में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रंजी कोशिकाएं। क्योंकि कोशिकाओं की अवस्था एक छल्ले के रूप में होती है। क्रेंज का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो क्रेंज का अर्थ होता है छल्ला या घेरा, क्योंकि कोशिकाओं की अवस्था एक छल्ले के रूप में होती है। अब इसे क्यों बोला जाता है?
क्रेंज, क्योंकि इनमें जो कोशिकाओं की व्यवस्था होती है वो एक छल्ले के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? एक छल्ले के रूप में होती है। चलिए आगे बात करते हैं। संवहन मंडल के आसपास फूलाच्छाद कोशिकाएं अनेक परतों में होती हैं, यानी कि ये जो फूलाच्छाद कोशिकाएं वो अनेक परतों के रूप में होती है। इनमें बहुत सी संख्या में क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी भित्तियां मोटी गैस में अवक्षेप्य होती हैं। इनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता। इनमें क्या होता है? अंतःकोशिकीय स्थान होता है, वो नहीं होता। आप C4 पौधे जैसे मक्का अथवा ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटें ताकि प्लेन शरीर में पर्णमध्योत देख सके, यानी कि आप मक्के या ज्वार को काट कर देखिए तो आपको वहां पर ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अपने आसपास के विभिन्न स्पीसीज के पेड़ों की पत्तियां एकत्रित करें और उनकी पत्तियों की खड़ी काट लें। सूक्ष्मदर्शी में इसमें संवहन मंडल के फूल के पास फूलाच्छाद की दिखें। फूलाच्छाद की उपस्थिति C4 पौधों को पहचानने में काफी सहायता करेगा। ये कह रहा है कि आपको प्रयोग करने हैं अपने आसपास के अलग अलग स्पीसीज, यानी कि अलग अलग प्रजातियों वाली। मोटा मोटी बात कहें तो आप ये कह सकते हो कि अलग अलग पौधे लें, आप अलग अलग पौधे लें तो उनकी सभी की आप क्या करो? पत्तियों की खड़ी काटो। अगर उसमें आपको फूलाच्छाद दिखाई देते हैं तो वो पौधे कौन सा होगा? C4 पौधे होंगे। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया पथ का अध्ययन करें। इस पथ को हैच या स्लेल पथ भी कहते हैं। C4 को क्या बोलते हैं? हैच या स्लेन चक्र भी कहते हैं। यह भी एक चक्रीय प्रक्रिया है। चलिए समझते हैं इसको। ये आती है वातावरण में CO2, किसमें? पत्ती में आती है। H2 के साथ क्रिया करके HCO3- का अम्ल बनाती है और फास्फोनोइल पाइरुवेट के साथ इसका यौगिकीकरण होता है जिससे C4 अम्ल बनता है। अब ये अम्ल का होता है परिवहन। C4 अम्ल आगे जाकर बदल जाता है डीकार्बोक्सिलेजन में बदलता है। फिर ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है और C3 अम्ल आगे परिवहनित हो जाता है। C3 कैलोरी चक्रण द्वारा यौगिकीकरण होता है। फिर C3 अम्ल पुनरुद्भवन कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। दोबारा से देखो, वायुमंडल की CO2 HCO3- में बदलती है पत्तियों में आकर। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ इसका होता है यौगिकीकरण। अब ये यौगिकीकरण के दौरान बन जाती है C4 अम्ल में। इसमें C4 अम्ल में अब इसका होता है परिवहन। फिर ये C4 अम्ल में आगे चली जाती है जिसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है, ये रह जाता है C3 अम्ल के रूप में। फिर इसका परिवहन होता है, फिर परिवहन आगे होता है और इस तरह से पुनरुद्भवन और फिर वापस अपनी ये साइकिल के दौरान इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, ये होती है हरी वाली मध्योत्तर कोशिका, ये होती है प्लाज्मा झिल्ली, ये कोशिका भित्ति आपको बहुत बार बताई हुई है। ठीक है, ये बात कर रहा है पुच्छद कोशिका, यानी कि इस तरह से बात कर रहा है कि ये एक मध्योत्तर कोशिका है और ये उसकी बाहर की तरफ कोशिकाओं की जो परत होगी वो है। ठीक है, इस तरह से। और ये है आपका, इन दोनों को कौन जोड़ता है? जीव द्रव्य तंतु जोड़ता है। तो इन दोनों कोशिकाओं को थोड़ा सा इसने समझाया है। चलिए क्या बोलता है? CO2 का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP। तो PEP की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या होती है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पहला तो आपको यही ध्यान रखना है, यह है पर्ण मध्योतक। कहां पर? पर्ण मध्योतक में। यह पर्ण मध्योतक कोशिका में स्थित होता है। कौन? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कहां पर स्थित होता है? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं, यानी कि यहां पर। ये देखो, ये बात इसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलो मैं पेन चेंज करता हूं ताकि अब आपको कंफ्यूजन न हो। यहां पर ठीक है, यह यौगिकीकरण को पेप कार्बोक्सिलेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेप। अब इसका यौगिकीकरण होता है तो इसे बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज अथवा पेप केस नामक एंजाइम द्वारा संपन्न होता है। तो कौन से एंजाइम द्वारा इसका यौगिकीकरण संपन्न होता है? किसके यौगिकीकरण की बात कर रहा है? पेप का यौगिकीकरण। CO2 और पेप का जब आपस में यौगिकीकरण होता है, यानी कि CO2 प्लस पेप, तो इसका जो यौगिकीकरण होगा उसमें एंजाइम होगा पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। C4 अम्ल OA पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में निर्मित होता है। इसके बाद ये पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में अन्य 4 कार्बन अणुओं में
एस्पार्टिक अम्ल बनते हैं। अब ये 4 अम्ल वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, जो कि कुछ आधारित कोशिका में ये चला जाएगा। यहाँ से C4 अम्ल विघटित होगा, CO2 और 3 कार्बन वाले अणु में मुक्त हो जाएगा। 3 कार्बन अणु पुण्य पर्ण मध्योतक में वापस आ जाता है, जहां पुण्य पे में बदलता है और इस तरह ये चक्र पूरा होता रहता है। फिर क्या होगा, अब ये C4 कहां पर आ जाएगा, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ये C4 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला अम्ल आ जाएगा। मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनाते हैं, जो कि कुछ आधारित कोशिका में चले जाते हैं, जो कुलाच्छादित कोशिकाएं थी उसमें चले जाएंगे। वहां पर इसका क्या होगा, पुनः से ये विघटित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। किसमें, CO2 में टूट जाएगा और एक 3 कार्बन वाले अणु में टूट जाएगा। और इस तरह से ये साइकिल लगातार बार बार ये साइकिल चलता रहता है। कुलाच्छादित कोशिकाओं में निकली CO2 केल्विन पथ तथा C3 में प्रवेश करती है। अब ये CO2 निकली केल्विन चक्र में प्रवेश कर जाएगी। इस तरह सभी पौधों में समान रूप से होता है। कुलाच्छादित कोशिका रुबिस्को से भरपूर होती है, परंतु पेप्टेज से रहित होती है। अतः मैलिक तथा केल्विन पर जिसमें परिणाम स्वीकार होती है, C3 और C4 पौधों में सामान्य रूप से समान होती है। चलिए अगला है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। इसमें देखते हैं क्या बातें हैं और फिर इसको प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। कार्बन डाइऑक्साइड है, ताप है, जल है। चलिए इसको करते हैं आज कंप्लीट। बहुत गर्मी है, क्लास को सपोर्ट करना भाई, इतनी गर्मी में आपके लिए क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, इतनी गर्मी में। चलिए आइए अब हम एक और प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण को जानने का प्रयत्न करते हैं, जो C3M C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करती है। यानी कि C4 पौधे और C3 पौधों में एक और महत्वपूर्ण अंतर करने वाली चीज है प्रकाश श्वसन। क्या है, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन को समझने के लिए हमें केल्विन पथ का प्रथम चरण अर्थात CO2 का स्थिरीकरण से पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। यह वह अभिक्रिया है जहां RuBp कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित होकर 3 PGA के 2 अणुओं का गठन करता है और एक एंजाइम रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो रुबिस्को क्या होता है, पहला तो आपको यही देखना कि रुबिस्को क्या होता है। देखो ध्यान से देखना, BIS को रुबिस्को क्या है, इसका नाम मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। इसको बोलते हैं हिंदी में। अब पूछ ले कि रुबिस्को है क्या, डायरेक्ट पूछ ले रुबिस्को है क्या, तो आपको बोलना है रिबुलोज। उसके बाद में बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज अब मैं इसको कलर चेंज करता हूं, फिर आपको और तरीके से समझाता हूं। यहां पर देखो रूबिलोज यानी कि RU, बिसफॉस्फेट BIS, CO तो C का कार्बोक्सिलेज, O का ऑक्सीजनेज। इस तरह से बना है आपका रुबिस्को। ठीक है, तो ये इतने एंजाइम है, रूबिलोज, बिसफॉस्फेटेज, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। याद रखना है रुबिस्को क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है ये रुबिस्को क्या है। तो RuBp प्लस CO2 रुबिस्को के साथ 2,3 PGA बना होता है। रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है। लो जी, रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा कि क्यों। इसका गुण है कि इसकी सक्रिय CO2 MO2 दोनों से बंधित हो सकता है, क्योंकि यह CO2 से भी जुड़ सकता है और O2 से भी यह जुड़ सकता है, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है, CO2 और O2 का अनुपात लगभग समान होना चाहिए। होता है, रुबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक बंधता है। रुबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 से ये अधिक जल्दी जुड़ता है। ठीक है, कल्पना की यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता। अबंधता प्रतियोगात्मक है, O2 और CO2 में कौन सा अबंध होगा उसकी कोई अपेक्षा सांद्रता पर निर्भर करता है, कोई खास बात नहीं है। आगे चलते हैं। C3 पौधों में कुछ O2 रुबिस्को से बंधित होती है, CO2 का यौगिकीकरण
कम हो जाता है। अतः यह RuBp 3PgA के अणु में परिवर्तित होने के बजाय ऑक्सीजन में संयोजित होकर चक्र में फास्फोगिल्सरेट अणु एवं फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। यानी कि प्रकाश श्वसन है क्या? ये कह रहा है कि C3 पौधों में कुछ O2 रुबिस्को से बंधित होते हैं। C3 पौधों की बात कर रहा है तो कुछ ऑक्सीजन के अणु रुबिस्को से बंधित हो जाते हैं। अतः CO2 का यौगीकरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ गए तो CO2 से नहीं जुड़ेंगे, तो ऑक्सीजन CO2 का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? यौगिकीकरण कम हो जाएगा। यहाँ पर RuBp 3PgA अणुओं में परिवर्तित होने की बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में एक फास्फोगिल्सरेट तथा फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। बनना क्या चाहिए था? पीजीए बनना चाहिए था, जिसकी वजह से फास्फोगिल्सरेट और फास्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश श्वसन कहते हैं। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और एटीपी का संश्लेषण नहीं होता। इसमें शर्करा और एटीपी का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें एटीपी का उपयोग होता है, उपयोग भी होता है और CO2 भी निकलती है। यह प्रकाश पथ में एटीपी एवं एनएडीपी का संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के जैविक के बारे में अभी तक पता नहीं है। ठीक है, चलिए, विशेषता यह कुछ का प्रकार में संपन्न होती है, ये सारे आपको देखनी है। ठीक है, आपको खुद भरनी है सारणी कैसे। चलिए आगे है C4 पौधों में श्वसन प्रकाश श्वसन नहीं होता। बात ही खत्म। C4 पौधों में होता ही नहीं है, झंझट ही खत्म कर दिया। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्ण मध्यस्थक C4 अम्ल का मूलाधार से टूटकर CO2 को मुक्त करता है। ये कह रहा है कि एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ा देती है। ये तब ऐसा होता है कि जो C4 अम्ल का पूला छात्र से टूटकर CO2 को मुक्त करता है, जिससे परिणाम स्वरूप CO2 की अंतःकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है और इसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य क्षमता कम हो जाती है। सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि रुबिस्को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि C4 जब टूटता है तो CO2 के साथ प्लस C3 अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? C3 अम्ल बनाता है। तो इसकी सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है, तो यह ऑक्सीजन से जुड़ने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता रहता है रुबिस्को एंजाइम। इस वजह से इसकी क्षमता कम हो जाती है और ये C4 चक्र इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए, प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक कौन कौन से हैं? प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ताप है, जल है, ये सारे कारक हैं। चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या कारक हैं। चलो, गर्मी बहुत, इसको करनी पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, बस इसकी एक छोटी सी क्लास और बनेगी। गर्मी बहुत है, ऐसे ही फटाफट करवाने का कोई मतलब नहीं। वैसे मैंने बहुत स्पीड में करवाया आपको, फिर भी और ज़्यादा करवाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इस क्लास को मैं यही करता हूँ कंप्लीट। एक क्लास इसकी और बनेगी, फिर अगले पढ़ेंगे पादपों में श्वसन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।